हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल बर्नवाल है। मैं ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ दोस्तों। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्त। ठीक है, हम लोग डीपीपी कर रहे हैं। डीपीपी का फुल फॉर्म है डेली प्रैक्टिस पेपर, जहाँ पे हम लोग डेली प्रीलिम्स और स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो रहते हैं दोस्तों जीएस के, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स में हो या ईपीएफओ में आए, दोनों के लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ये कोर्स आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। साथ ही साथ इसके फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों। इस कोर्स का मकसद सिर्फ हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता है दोस्तों, क्यों वो फलाना ऑप्शन गलत है ये भी जानना होता है। ठीक है, ताकि यूपीएससी अगर कितना भी कॉम्प्लिकेट कर दे क्वेश्चंस को, हम लोग उसको लॉजिक और नॉलेज और ट्रिक्स लगा के दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसके पहले बहुत सारे टेस्ट को डिस्कशन कर दिया, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है डीपीपी के नाम से। डीपीपी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके देखिए। एक ही क्वेश्चन सिर्फ देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए किसी भी टेस्ट का, आपको पता चल जाएगा कि राहुल सर किस चीज़ को अप्लाई करके, नॉलेज और ट्रिक्स को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यूपीएससी में याद रखिएगा दोस्तों, नॉलेज रोल प्ले करता है, लेकिन सिर्फ नॉलेज के आधार पे आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाएंगे। आप सोचेंगे कि हम अधिक से अधिक पढ़ लेंगे और निकाल लेंगे तो प्रीलिम्स आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि ज्ञान असीमित होता है, कितना आप ज्ञान लेंगे। लेकिन अगर आपने लॉजिक अप्लाई किया, आपने अगर ट्रिक्स अप्लाई किया दोस्तों, तो आप आसानी से प्रीलिम्स को क्रैक कर ले जाएंगे। ये मेरी गारंटी है 100%। ठीक है, तो वही आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आपको पूरा दिमाग जो है उसी तरह गार्निश हो जाएगा, सोचने की शक्ति आपकी उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। और जब हमारा 28 मई का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स का, चाहे ईपीएफओ का, जब भी एग्ज़ाम होगा, तो आपका दिमाग इतना शार्प हो जाएगा कि आप आराम से प्रीलिम्स को निकाल लेंगे। चाहे वो यूपीएससी का हो या ईपीएफओ में तो एक ही होता है, सिर्फ प्रीलिम्स होता है, उसके बाद सीधे इंटरव्यू। यूपीएससी का प्रीलिम्स भी आराम से आप निकाल लेंगे। ठीक है, इस कोर्स को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम राहुल बर्नवाल है। मैं एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ ईपीएफओ में। साथ ही साथ मेंस दिया है यूपीएससी का 2020 में, यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। इसका मतलब मुझे प्रीलिम्स निकालने का और फाइनल सिलेक्शन लेने का एक महत्वपूर्ण तजुर्बा है। ठीक है, चलिए, इसके पहले जो लेक्चर, ये डीपीपी नंबर 4 है दोस्तों। डीपीपी 3 में हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके थे 15 क्वेश्चन को। आज हम लोग 4 में जो है करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 15 क्वेश्चन तक मैंने आप लोगों को तैयारी करवा दिया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो देखिए, बोल रहा है रिसेंटली ए मैन मेड वेटलैंड्स इन त्रिनोवेली वाज डेजिग्नेटेड एज ए रामसर साइट। तो बोल रहा है रामसर साइट के रूप में एक हाल ही में त्रिनोवेली जगह को रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक, तो बोल रहा है दिस इज़ द लार्जेस्ट रिजर्व फॉर ब्रीडिंग रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स इन द साउथ इंडिया। बोला साउथ इंडिया में एक ये महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे जो प्रवासी पक्षी है दोस्तों वो आती है। ठीक है, और वहाँ पे बच्चा देती है, एंड एन मतलब अंडा देती है, एंड एन इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पक्षी और जैव अभ्यारण्य भी है। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो जो मध्य एशिया का जो फ्लाईवे है, उड़ने का रास्ता है, जैसे आपको पता है कि ये भारत है, ये चाइना है और यहाँ पे सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया में बहुत ठंड पड़ती है, तो ठंड से बचने के लिए ये पक्षी जो है वो इंडिया में क्रॉस करते हैं। तो जिस रास्ते से क्रॉस करते हैं उसी रास्ते को बोलते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। समझ में आया? और मध्य एशिया से आ रहा है, इसलिए सेंट्रल एशियन, और फ्लाईवे मतलब उड़ते हुए आ रहा है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ठीक, तो कहाँ से आ रहा है? सेंट्रल एशिया से आ रहा है। तो बोल रहा है कि भारत में किस स्थान पर जो पेंटेड स्टॉर्क होता है, पेंटेड स्टॉर्क एक पक्षी होता है दोस्तों। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। तो ये पक्षी हो गया, ये गर्दन हो गया, ये उसका आँख हो गया, सुंदर सा आँख। ठीक है, और इसका लंबा सा चोंच होता है दोस्तों। ठीक है, और ये पिंक कलर का होता है और ये वाइट होता है, इसलिए उसको पेंटेड स्टॉर्क बोलते हैं। ठीक, तो बोल रहा है पेंटेड स्टॉर्क भारत में किस स्थान पे देखा जाएगा। ठीक, अब देखिए, पहला ये आपको याद रखना, ये मैन मेड है, मानव निर्मित है। अब बताइए, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी मानव निर्मित है? नहीं दोस्तों, ये है नेचुरल। उसी तरह पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु में भी एक जगह है, और ये क्या है आपका? नेचुरल है। प्लस ये दोनों जो एरिया है दोस्तों वो आपका कहाँ है? समुद्र में है। समुद्र में है तो पक्षी को चाहिए फ्रेश वाटर, क्योंकि यहाँ पे जो जिस एरिया से आया है सेंट्रल एशिया से, वहाँ पे ताज़ा पानी, ताज़ा जल से आया है ना। वहाँ पे तो बर्फ़ पूर्व पिघलता होगा तो उससे नदी बहती होगी, तो वहाँ तो आपको एकदम प्योर वाटर दिखेगा। लेकिन गल्फ ऑफ मन्नार समुद्री पानी है और पॉइंट कैलीमर समुद्री पानी है। तो जहाँ भी आएगा वो कैसा एरिया में आएगा? जहाँ पर ताज़ा पानी मिले। तो इन दोनों में नहीं आएगा। अब बोल रहा है साउथ इंडिया में, सतकोसिया कहाँ है दोस्तों? आपने अगर पढ़ा होगा तो सतकोसिया उड़ीसा में है। क्या उड़ीसा साउथ इंडिया में आता है? नहीं, तो ये भी कट जाएगा। भले आपको नहीं पता था कि इसका आंसर ए होगा, कुंथानकुलम, जो तमिलनाडु में है, लेकिन फिर भी आपने लॉजिक के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो यही इस कोर्स की ब्यूटी है दोस्तों, कि नॉलेज के आधार पे आप जो है
और लॉजिक अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तुरंत नहीं आएगा, मेरे साथ आपको बना देखना पड़ेगा, ये पूरा लेक्चर को सुनना पड़ेगा धीरे धीरे करके, तब आप में डेवलप हो जाएगा, फिर आप भी आसानी से प्रीलिम्स को क्रैक कर लेंगे जैसा मैं करता हूँ। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ स्थान दिया है, दूसरी तरफ एनर्जी दिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी उससे क्या निकलता है। पुग्गा वैली, आपको पता है पुग्गा वैली कहाँ पे है दोस्तों? लद्दाख में। और लद्दाख में पुग्गा वैली है तो क्या है, को पता है? पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे क्या है? गर्मी। तो गर्मी से क्या होता है? गर्मी निकलते रहता है, तो जहाँ पे क्रैक होता है, जहाँ पे छेदा होता है, छेद से निकल जाती है। इसी एनर्जी को यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल मतलब भूतापीय ऊर्जा। तो जो एनर्जी टेम्परेचर से निकलता है, कहाँ के टेम्परेचर? भू के टेम्परेचर। भू मने पृथ्वी, पृथ्वी में बहुत गर्म है, उससे जो टेम्परेचर एनर्जी निकलता है उससे हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो ये सही है, पुग्गा वैली यहीं है। उसके बाद मूपांडल, अगर पता है मूपांडल आपको, अगर पता है ये तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु कैसा है दोस्तों? यहाँ पे तमिलनाडु है, इंडिया का मैप बना तो ये तमिलनाडु है ना। तमिलनाडु में, तो यहाँ पे अगर हम लगा देंगे सर पवन चक्की लगा देंगे तो ये घूमेगा, पवन चक्की घूमेगा तो विंड एनर्जी जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे समुद्र का जो है हवा बहुत चलता है, यहाँ से घूमेगा विंड एनर्जी। तो सही है। मुंडानपुलम भाडला, भाडला अगर आपको पता है तो भाडला जो है दोस्तों राजस्थान में, और राजस्थान में पता है कितनी गर्मी रहती है, सोलर एनर्जी होगा तो वहाँ पे जनरेट। तो अगर लॉजिक का भी अप्लाई करते, प्लेस का भी अगर नाम आपको पता रहता तो आसानी से तीनों क्वेश्चन सही कर देते। मैं पूछा है करेक्टली, हमें जाएंगे 17 का डी। 17 का होगा आंसर डी 1, 2 एंड 3। ठीक है दोस्तों, बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, और हिंदी इंग्लिश में दोनों मैं बता रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा, इसको बोलते हैं पवन ऊर्जा, इसको बोलते हैं सौर ऊर्जा। ठीक, बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारत स्वतंत्रता आंदोलन में जो नेता थे उनके बारे में कुछ कथन है। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला है ही वाज चूजन एज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द नेटिव प्रेस एसोसिएशन फॉर्म्ड इन 1870। तो बोल रहा है नेटिव प्रेस एसोसिएशन जो 1870 में बना था उसके ये प्रथम सचिव थे, सेक्रेटरी मतलब सचिव। दूसरा, ही बिकेम ए मेंबर ऑफ इंपेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1921। 1921 में बोल रहा है कि ये इंपेरियल लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी, विधानसभा थी, उसके सदस्य बने थे। तीसरा है ही क्लियर द इंपेरियल सिविल सर्विस बट वाज नॉट अलाउड टू वर्क इन द एडमिनिस्ट्रेशन। बोल रहा है उन्होंने इंपेरियल सिविल सर्विस निकाल लिया था, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया गया, उनको निकाल दिया गया जॉब से। ठीक है, तो आपको पता है, ये अगर पता है तो भैया वो एक ही आदमी थे, वो थे आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये सब पता है कि वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए थे, लेकिन उनको प्रशासन में जो है काम करने नहीं दिया गया। ठीक है, तो किसके बारे में बोला जा रहा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये बताइए शिशिर कुमार घोष ने किस न्यूज़पेपर को लिखते थे, ये बताइए मुझे। उसके बाद फिरोज शाह मेहता के बारे में मैंने बताया था लेक्चर, इसके पहले जो लेक्चर 3 था हिस्ट्री का, तो ये इसके बारे में था कि बताइए तो वो कौन सा संस्था से जुड़े हुए थे, और आनंद मोहन बोस कौन आदमी था। ठीक, आनंद मोहन बोस और सुभाष चंद्र बोस में क्या क्या रिलेशनशिप है ये बताइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द कॉफ़ी बोर्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो कॉफ़ी बोर्ड है उसके बारे में है, कॉफ़ी बोर्ड ये स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म अंडर द कॉफ़ी एक्ट 1942। तो बोल रहा है 1942 में जो कॉफ़ी कानून बना था उसके तहत ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक। ठीक है, तो वैधानिक संस्था है। तो सही है, कोई भी चीज़ अगर एक्ट में बनता है तो वो स्टैट्यूटरी माना जाएगा, तो ये आंसर मान के चलते हैं हमारा सही है। ठीक, क्योंकि हमें अब देखते हैं इट अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। बोल रहा है ये कृषि मंत्रालय से संबंधित है। तीसरा, इट कंट्रोल्स द कंप्लीट मार्केटिंग ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। बोल रहा है भारत में जितने भी कॉफ़ी का व्यापार होता है वो इसको रेगुलेट करता है, मतलब कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, देखिए तीसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है? मार्केट कर रहा है। मार्केटिंग मतलब उसका व्यापार को, और व्यापार जब भी होगा तो कृषि मंत्रालय वहाँ क्या करने आएगी दोस्तों? तो इसका कृषि मंत्रालय नहीं, इसका वाणिज्य मंत्रालय, क्योंकि ये वाणिज्य से जुड़ा हुआ है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसी तरह और भी है, चाय बोर्ड है, वो भी आपका किस में आएगा? कॉमर्स इंडस्ट्री। तंबाकू बोर्ड है, वो भी किस में आएगा? वाणिज्य मंत्रालय में। तो हमारा दूसरा गलत है, जैसे ही दूसरा हमने काटा हमने ये खत्म हो गया, दूसरा क्योंकि इसमें भी है, दूसरा इसमें भी है। अब चेक करना है कि तीसरा सही है। इसमें बोल रहा है कि पूरा व्यापार को ये कंट्रोल करता है। भैया पूरा व्यापार को थोड़ी करेगा, ये कोई साम्यवादी कम्युनिस्ट इंडिया थोड़ी है, ये सोशलिस्ट इंडिया है। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर सबको सपोर्ट करके बढ़ता है, और प्राइवेट प्लेयर तभी बढ़ पाएगा जब हम उसको मार्केटिंग में थोड़ा सा आज़ादी देंगे, है ना। पूरा कंट्रोल करेगा अगर सरकार का संस्था तो फिर गलत बात है ना। तो हम लोग जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोल रहे हैं कि कॉपी बढ़ाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो सब तो गलत होगा, नहीं होगा। तो ये हमारा गलत, हमसे पूछा करेक्ट, दूसरा तीसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है? मंत्रालय कारण। और तीसरा क्यों गलत है? गलत क्यों है? क्योंकि ये भारत सरकार को तानाशाह बताया जा रहा है, तो तानाशाह ही बता रहे हैं ना, कंट्रोल करता है पूरा, तो तानाशाह है तो होगा नहीं, भारत सरकार अच्छा है। तो तीसरा भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो हमारा करेक्ट पूछा है तो 19 होगा आंसर ए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। बोल रहा है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एका आंदोलन और द यूनिटी पीजेंट मूवमेंट इन 1920। पूरा 1920 में जो एका आंदोलन हुआ था उसके बारे में। तो आपको पता है एका आंदोलन जो हुआ था 1920 के आसपास हुआ था, ये कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था। इसके नेता कौन थे दोस्तों बताइए? तो मदारी पासी, ठीक है। और ये किसान का आंदोलन था, ठीक है। और किसान जो थे दोस्तों, इसमें छोटे छोटे ज़मींदार भी हुआ करते थे, वो मिल के जो है अंग्रेज़ शासन के विरुद्ध जो है विरोध किए थे, क्योंकि वहाँ पर टैक्स वैक्स बहुत ज़्यादा लगता था ज़मीन का, ठीक है। ठीक, तो मेन जो था कि देखिए, इट वाज लेड बाय लो कास्ट लीडर्स हु वेयर इंक्लाइन टू एक्सेप्ट द डिसिप्लिन ऑफ नॉन वायलेंस। बोल रहा अहिंसात्मक रूप से यहाँ के जो लीडर थे वो आंदोलन को चला, एकदम ये सही है। हिंसा का प्रयोग बहुत कम हुआ था इसमें, नॉन वायलेंस हुआ था, सही है। हमें पूछा है कौन सा गलत है, ठीक है, इसको क्रॉस कर देंगे। फिर द मेन ग्रीवांस ऑफ द मूवमेंट वाज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रेंट। बोलता था उनसे बहुत ब्याज पे मतलब रेंट लिया जाता था, ज़मीन का कर बहुत ज़्यादा था, भूमि कर। तो किसान किस पे खेती करते हैं? भूमि पे। अब भूमि कर ज़्यादा लिएगा तभी तो विरोध किए। तो ये लॉजिक के आधार पर ये भी हमारा क्या है? सही। तो हमें पूछा है गलत, ठीक है। अब इसको हम ऐसे करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। हमसे पूछा गलत। बोल रहा है एका मीटिंग वाज वेर मार्क्ड बाय रिलीजियस रिचुअल। बोल रहा है इसमें जो है रिलीजियस रिचुअल से धार्मिक अनुष्ठान थे। तो अब भाई किसान है, किसान जो है जंगल ज़मीन से जुड़ा होता है ना, भूमि से जुड़ा होता है। तो उसके लिए किसान क्या करेगा? धर्म को तो मानेगा ही, तो लॉजिक है, इंडिया बिना धर्म के थोड़ी ना होगा। ये भी सही है। बोलिए अर्लियर द कि अनलाइक द अर्लियर किसान सभा मूवमेंट द एका मूवमेंट एक्सक्लूडेड जमींदार फ्रॉम इट्स रैंक। बोल रहा है रैंक से, जो उस समय का जो भी रैंक था, ठीक है, किसका था? ज़मींदार का। तो ज़मींदार का जो, तो देखिए किसान सभा मूवमेंट में जो था, किसान जो थे वो ज़मींदार पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो देखिए जो एका आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसमें ज़मींदार लोग भी पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन किसान सभा में जो मूवमेंट हुआ था, किसान आंदोलन, किसान सभा आंदोलन, वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए थे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसान सभा मूवमेंट जो होता आंदोलन था वो कहाँ शुरू किया गया था और उसके लीडर कौन थे, नेता कौन थे, ठीक है। तो बोल रहा है कि किसान सभा में जैसा कि ज़मींदार थे, लेकिन एका मूवमेंट में ज़मींदार नहीं थे, तो गलत बात है। ज़मींदार थे, छोटे छोटे ज़मींदार थे, मैंने आपको पहले बताया। तो कौन सा गलत है दोस्तों? तो 20 का आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट TDA 1929। बोला 1929 का जो व्यापार विवाद अधिनियम था उसके बारे में बोला है। बोल रहा है कि दैट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए सिस्टम ऑफ ट्राइब्यूनल्स एंड ए बैन ऑन स्ट्राइक। बोला इस एक्ट के द्वारा, इस कानून के द्वारा जो ट्राइब्यूनल था, जो प्राधिकरण था, प्राधिकरण बनाया गया, तथा स्ट्राइक मतलब बंद, जो बंद था उसको बैन कर दिया कि कोई भी जो है मजदूर है बंद नहीं कर सकता है, ठीक है, बंदी नहीं बुला सकता है। दूसरा है भगत सिंह थ्रू ए बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अगेंस्ट द पैसेज ऑफ दिस इनेक्टमेंट। बोल रहा है इस बिल के विरोध में भगत सिंह जो था वो विधान, जो सेंट्रल केंद्रीय जो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वहाँ पे बम फेंका था। तो देखिए ये कानून सही है। ये कानून के द्वारा क्या था कि मजदूर जो बंद करने का जो उनका अधिकार था, फैक्ट्री बंद करने का, क्योंकि मजदूर का शोषण होता था, कम तनख्वाह मिलता था, लंबे समय तक काम करवाते थे, लंबे घंटों में। तो उसको विरोध करने के लिए जो है वो स्ट्राइक करते थे, है ना। तो स्ट्राइक पे इस कानून ने क्या किया? बैन कर दिया कि अब कोई भी स्ट्राइक नहीं होगा। इसी कानून के विरोध में भगत सिंह क्या किए? बम फेंके। तो दोनों स्टेटमेंट मेरा सही है, ठीक। तो 21 का होगा आंसर सी, क्योंकि करेक्ट पूछा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म स्टेबल कॉइन। बोला स्टेबल कॉइन से आप क्या समझते हैं? तो स्टेबल मतलब क्या होता है दोस्तों? स्थिर। कॉइन मतलब सिक्का। तो ऐसा कॉइन जो एक तरह का डिजिटल कॉइन होगा जो स्थिर होगा। मतलब स्थिर कब होगा? कोई भी कॉइन स्थिर कब होगा? जैसे बिटकॉइन है दोस्तों, तो बिटकॉइन क्या स्थिर है? नहीं, ये बहुत ऊपर नीचे होता है इसका वैल्यू। लेकिन कोई भी स्टेबल मुद्रा वही होगा, ठीक है, स्टेबल सिक्का वही होगा जो इसका वैल्यू स्थिर होगा। स्थिर कब होगा? उसी को स्टेबल कॉइन बोलेंगे जब इसका वैल्यू किसी दूसरे चीज़ पे डिपेंडेंट होगा। मान लीजिए ये डिपेंडेंट है लैंड पे, ज़मीन पे। अब ज़मीन का रेट है उतना ज़्यादा अप डाउन नहीं होता है, बढ़ता है घटता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। उसी तरह मान लीजिए गोल्ड से रिलेटेड है, या मान लो डॉलर से। मतलब ऐसा कोई कॉइन जिसका वैल्यू ये कुछ ऐसा चीज़ से लिंक है जो खुद स्टेबल है, ठीक है। तो वो एक तरह का क्या है? क्रिप्टो करेंसी, जिसका वैल्यू क्या है? पेग्ड है। पेग्ड मतलब फिक्स है टू द प्राइस ऑफ अनदर एसेट। जो बाकी का जो हमारा परिसंपत्ति है उससे ये फिक्स है। तो इसलिए हम नाम के आधार पर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिया स्टेबल कॉइन। तो इसका आंसर होगा 22 का बी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द नेचर एंड स्पिरिट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का क्रांति का जो विस्तार हुआ और प्रकृति हुआ उसके आधार पर द टेरिटरी रोहिलखंड रिमेन अनडिस्टर्ब बाय द रिवोल्ट। बोल रहा है
ये क्रांति जब हुआ 1857 क्रांति, जो रोहिलखंड का एरिया था वो उसमें अप्रभावित था, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर अगला है, द बॉम्बे आर्मी रिमेंड लॉयल टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द रिवोल्ट। बोला रिवोल्ट जब हुआ तो उसमें जो बंगाल की बम्बई की जो सेना थी वो ब्रिटेन का सपोर्ट कर दी, इंडिया का अपोज की। द रूलर ऑफ अफगानिस्तान दोस्त मोहम्मद सपोर्टेड द रिबल्स अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला है कि दोस्त जो अफगानिस्तान का जो राजा था दोस्त मोहम्मद, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया और लोगों को सपोर्ट किया। तो ये तो पता है, देखिए दोस्त मोहम्मद जो था वो अंग्रेज़ का दोस्त था, तो वो क्यों विरोध करेगा, तो ये हमारा गलत है। ठीक, दूसरा, बॉम्बे आर्मी लॉयल रही ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, रिवोल्ट में, ये एकदम सही है। अब रोहिलखंड कहाँ है दोस्तों, यूपी के पास। और आपको पता है नॉर्थ इंडिया में रिवोल्ट पूरा फैला था, तो यूपी भी टच में होगा। तो लॉजिक के आधार पर क्या बोलता है कि अनडिस्टर्ब नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा, तो पहला भी गलत है। तो पहला गलत हुआ तो ये कटा, तीसरा गलत हुआ तो ये कटा, तो हमारा आंसर होगा, करेक्ट पूछा है तो 23 का होगा बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग अगले टेस्ट सीरीज में करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे थे जीरो IAS का चैनल, जहाँ पे हम लोग जो है प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं दोस्तों, जो यूपीएससी प्रीलिम्स और EPFO में आपका ज़रूरत है। आपने देखा कि किस तरह से लॉजिक और नॉलेज और ट्रिक्स का अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए जीरो IAS के साथ और प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चंस का पूरा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि डेली बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे आपका दिमाग और भी शार्प होगा और प्रीलिम्स निकालने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी। तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये आप देख रहे थे DPP हिस्ट्री का चौथा टेस्ट नंबर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर दोस्तों, हैव ए गुड डे।